नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, के आदिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ, जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि आदिकाल से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकतर हिंदी साहित्य का इतिहास के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ही पूछे जाते हैं। आज मैंने उनकी पुस्तक के आधार पर आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी भरपूर कोशिश है कि आदिकाल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं आदिकाल से, मैंने पूरे प्रश्न को इस वीडियो में समेटने का प्रयास करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे और आदिकाल को देखेंगे तो आदिकाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया होगा विगत परीक्षाओं में, आप उठा के देख लीजिए, सबका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदिकाल से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, जीआईसी हो, डिग्री कॉलेज हो, नेट हो, जेआरएफ हो, केवीएस हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में आदिकाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। 100% गारंटी है। आइए देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जिन जिन पुस्तकों का प्रयोग किया है उसके नाम इस तरह से हैं। ठाकुर शिव सिंह सेगर का सन 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 1833 में शिव सिंह सरोज। दूसरा है डॉक्टर ग्रेसियन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1889 ईस्वी प्रकाशित हुई थी। तीसरा है श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने मिश्र बंद विनोद, जो 3 भागों में प्रकाशित है। आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने 2 प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया है, अपभ्रंश की, देश भाषा बोलचाल की। तो जो अपभ्रंश की रचनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है वे हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। इन 4 अपभ्रंश जो रचित हैं अपभ्रंश भाषा में, उसका उल्लेख उन्होंने अपने आदिकाल अध्याय में किया है। फिर आते हैं देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, जिनका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने अपने आदिकाल अध्याय में किया है। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, पलमार रासो। अल्लाह का मूल रूप है, अल्लाह उदल, जो बहुत 2 वीर थे उनके पर आधारित है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि परमार रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो, ये सब जो है प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसके बाद है खुसरो की पहेलियाँ आदि, और 12वां है विद्यापति पदावली। तो 12 रचनाओं का उन्होंने जिक्र किया है। फिर आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल ने खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर सभी ग्रंथ वीर कथात्मक ही हैं। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु द्वारा आदिकाल के भीतर 2 और साहित्यिक पुस्तकों का उल्लेख किया है। पहला है पतली, इसमें नंद के ज्यवनार का वर्णन है। दूसरा है रेवंत गिरी रासा, गुजरात के रैवत पर्वत का जिक्र है। आगे देखते हैं आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य का इतिहास लेखन में निम्नलिखित कवियों का, लेखकों की रचनाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने इनमें सहयोग किया है इनका राय साहब बाबू, श्याम सुंदर दास BA,
हिंदी कोविद रत्नमाला इनकी जो रचना है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी, श्री वियोगी हरि जी ब्रज माधुरी सार, इन कविताओं का भी इन्होंने इसे अपने हिंदी साहित्य लेखन में कार्य किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ये जो है कथन बहुत पूछे जाते हैं कि कथन किसका है, इसलिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का समय संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर के हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यह आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल जो समय माना है 1050 से 1375 संवत, इसमें से अगर हम 57 घटा देते हैं तो एक्चुअल तिथि आ जाती है। अगर इसमें 57 घटाएंगे तो 933 ईस्वी आ जाएगी। ठीक है। विद्यापति की प्रकृत्याभास काव्य भाषा, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है कि पंक्ति किसकी है, तो आप लिखेंगे विद्यापति की है। बालचंद विद्यावई भाषा दुह नहीं लगई दुज्जन हासा, ये पंक्ति जो है परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है, तो आप बताएंगे विद्यापति। विद्यापति की बोलचाल की देसी भाषा का उदाहरण देखिए, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अभिठा, ये भी पंक्ति पूछी जाती है किसकी है, विद्यापति की है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है, देसी भाषा कहा है। आइए देखते हैं। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय की शिलालेख मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो मैंने आदिकाल का ये नोट्स बनाया है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास से बनाया है, जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी से पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी आपने 15 बिंदु पढ़े, 15 बिंदु में कम से कम 10 बिंदु ऐसे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं हमेशा। 16वां देखिए, सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह पहले पहल महोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान उदोहा के नाम से निकाला था। ये पूछा जाता है। सरहपा की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, इन्हें सरोज व्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जहि मन पवन संचरी रवि सच नहीं प्रवेश, ते ही बट चित्त विश्राम करो सरहे कहीं अवेश। पंडे सैल सत भाखड़ी देहे रुद बसंत न जाने, अगमागम रति विखंडे तो भी लड़जई भय पंडे। इन्होंने अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार, इनका जो विषय वस्तु है। दक्षिण मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश उन्होंने दिया है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिय राय साहबे मुकुल। उज्जु छाड़िबा लेह न बंक, नीर बोट मा जाऊं रे रंक। ये इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। लुईपा या लुईपा संवत 1830 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। कि गीतों के कुछ इस प्रकार हैं। काया तरवर पंच बिराल, चंचल चिय पैठो काल,
दिठ करे महासु परिणाम, लोई भरणे गुरु पिछ जान। ये पंक्ति पूछी जाती हैं। काया तरु पंच बिडाल, चंचल जीव पेठे काल। ये पंक्ति पूछी जाती है। ये पंक्ति किसकी है? तो लुई इपा या लुई हपा दोनों हो सकता है। 19वां देखते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर के वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तंत्रिकाओं के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। इनकी संख्या 84 बताई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 84। सिद्ध लोग अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। डॉक्टर विनय तुष भट्टाचार्य बुद्धिस्ट हिस्टोरियम में इनका जिक्र किया गया है। व्रजयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। कड़हपा का वचन भी है। जिम लोड़े बिजले पाणी एहतिम धरड़ी ले चित्त। मैंने उन कवियों की पंक्तियों का उल्लेख किया है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। अगला है नाथों की संख्या 9 है। गोरच सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। 25वां नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे इन्हें कनपटे कहलाते हैं। गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शक्ति संगम तंत्र, विवेक मातंड, वैराट पुराण, निरंजन पुराण। ये जो है गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। आचार्य शुक्ल ने सिद्धों की रचनाओं की भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का भाषा माना है। सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का भाषा माना है। हेमचंद ने गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह संवत 1150-1199 के समय में एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन लिखा, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और भ्रंश तीनों का समावेश है। हेमचंद ने एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। सोमप्रभु सूर्य ने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। जैनाचार्य मेरतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। शांगधर ने शांगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया, जिसमें इन्होंने अपना परिचय दिया है। शांगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की रचना भी की थी। हमीर रासो, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि शांगधर हमीर रासो किसकी रचना है। ठीक है। विद्याधर ने अपने ग्रंथ में किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया है। रचना है प्राकृत पिंगल सूत्र, लेकिन इस ग्रंथ का कोई पता अब तक नहीं है। विद्यापति ने कीर्तिलता नामक पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता
गुण ग्राहकता आदि का वर्णन किया है। यह पूर्वी अवरोहण से लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथाएं के दो रूप स्वीकार किए हैं। प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में इसमें जो प्राचीन ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, वीर गीतों बैलडर्स के रूप में इसमें पुरानी पुस्तक नाम है बीसल देव रासो। आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। ये भी पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से किसने मानी है, तो उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। बीसल देव रासो के काव्य में रसायन शब्द बड़ा बार आया हुआ है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। दलपत विजय ने खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की। नरपत नाहल कवि ने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है जो वीर गद्य के रूप में है। नरपत नाहल कवि विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बीसल देव का समकालीन था। बीसल देव रासो में 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। प्रथम खंड में जो कहानी है मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से संभार के बीसल देव का विवाह होना। द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना और वहाँ 1 वर्ष रहना। ये जो है पीजीटी 2016 यूपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तृतीय खंड राजमती का विवाह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से लौटना। चतुर्थ खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा जाना था, बीसल देव को वहाँ जाकर राजमती से फिर चित्तौड़ लाना। चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकाव्य माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं या सर्ग हैं, तो कितने हैं 69, ये आप बता सकते हैं। रासो के पिछले भाग का चंद्र के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण जाना कहा जाता है, माना जाता है, पूर्ण कहा जाता है। उनके पुत्र जल्हड़ ने किया था इसको पूरा। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था जिसमें महाराजा जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। मधुकर कवि ने मयंक जसचंद्र का नाम का एक बड़ा ग्रंथ लिखा है। कालिंजर के राजा परमार के जगरिंग नाम के एक भाट ने महोबे के 2 प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल या उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा है। यह गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास इसका चलन है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहले पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। ये आला उदल के जो है 49वां। श्रीधर ने संवत 1454 में रणमल छंद नाम का एक काव्य रचा जिसमें ईडर की राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसे पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। अमीर खुसरो की ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकुरियों और 2 शकुनों ही मिलती हैं। विद्यापति की रचना पदावली है जिनके कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहलाए। इसमें मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति शैव थे जिनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं। इसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण हैं। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ विद्यमान थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह के हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में 900 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उसमें मैंने आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताया और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। आज मैंने इस वीडियो में जो आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये क्वेश्चन जो हैं आदिकाल से संबंधित किसी भी, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, केवीएस, दिल्ली की कोई भी परीक्षा जो हिंदी संबंधित है, अगर आदिकाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से आपको वो ज़रूर मिलेंगे, ऐसी मेरा विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।